नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल साहित्य एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हमारे सामने प्रस्तुत होगा कक्षा 12 की सामान्य हिंदी का एक प्रश्न पत्र प्रारूप। इस वीडियो में हम उस प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से व्याख्या सहित हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए विलंब ना करते हुए सीधे प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास किया जाए। लेकिन मित्रों, उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, हिंदी से जुड़ना चाहते हैं, अध्ययन अध्यापन से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए अब और अधिक विलंब ना करते हुए सीधे विषय वस्तु पर प्रस्थान किया जाए। तो मित्रों, हमारे सामने आ चुका है प्रश्न पत्र। आइए अब फटाफट से प्रश्न पत्रों को हल करते हैं। आपको बताते चले कि प्रश्न पत्र का प्रारूप ऐसा होता है कि पहले आप लोगों से 5 प्रश्न जो है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से पूछा जाएगा और फिर 5 प्रश्न जो है हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से बहुविकल्पीय पैटर्न में पूछा जाता है। तो आइए बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। पहले नंबर पे हमसे पूछा जा रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। तो देखिए, प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युग के एक सशक्त लेखक हैं और इनके द्वारा जो संपादित पत्र है वह ब्राह्मण है। ठीक है, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित है और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा। मर्यादा शायद श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित है। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? यह भी जो है चर्चित प्रश्न ही है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो है उपन्यास विधा है। ठीक है, कभी कभार घुमाने के लिए पूछ लिया जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। चलिए, तीसरा प्रश्न है अशोक के फूल किस विधा की रचना है? तो अशोक के फूल जो है निबंध है और यह आपके पाठ्यक्रम में भी लगी है और ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उनके निबंध कौन से हैं? कुटज और विचार वितर्क। चलिए, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रसिद्ध नाटक है भारत दुर्दशा। ठीक है, चलिए अगला वाला प्रश्न है इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों को स्थान है? तो देखिए, कहानी में काल्पनिक तथ्य होते हैं, उपन्यास भी कल्पना से पूरा भरा ही होता है, नाटक भी कल्पना से भरी होती, यानी कहानी उपन्यास नाटक में कल्पना का पूरा पूरा अंश होता है। लेकिन आत्मकथा जब खुद से खुद के बारे में कुछ लिखा जाता है तो इसमें कल्पना का स्थान नहीं होता है। तो चौथा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, आत्मकथा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। तो देखिए, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है भक्तिकाल की। ठीक है, सूरसागर सूरदास जी की रचना भक्तिकाल की, रामचंद्रिका केशवदास की रचना रीतिकाल की। लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा है, ये मुक्तिबोध की रचना है और मुक्तिबोध किस युग के कवि हैं? आधुनिक युग के। ठीक है, इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, खा वाला प्रश्न है हरिऔध का पूरा नाम है। हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ठीक है, गा वाला प्रश्न है छायावाद की मुख्य विशेषता है। देखिए, इसमें मिश्रित रूप से अब पद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है, और हम लोग तीसरे नंबर पे गा वाले पे हैं। तो छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति चित्रण है, यही सही है, प्रकृति चित्रण। ठीक है, भक्ति प्रधानता भक्ति काल की है और यथार्थ चित्रण युद्ध वर्णन ये सब जो है आदिकालीन परिवेश का है। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार या प्रकृति का राजकुमार कहा जाता है। अंगा वाला प्रश्न है तार सप्तक के संपादक हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी तार सप्तक के संपादक हैं। और भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है यह गद्यांश, जिसके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। शुरू में ही है कि यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती है। ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। कहते हैं कि मतलब जो भाषा के अनुसंधान, भाषा के विषय में जो अनुसंधान होते जा रहे हैं उसका हमें प्रयोग करना चाहिए तथा आने वाली पीढ़ियों को भी प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि एक ही जगह पर यह अनुसंधान रुका रहा तो आगे गतिशीलता भाषा के विकास में नहीं आएगी। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग।
और फिर चलिए दूसरा क्या है, दूसरा है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग। देखिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसी चैप्टर से उठा करके पूछ लिया जाता है राष्ट्र का स्वरूप, तो इसको हम लोग बता दे रहे हैं। एक ही गद्यांश और एक ही पद्यांश हम बताते चलेंगे, दोनों बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए ये वाला बताते हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि राष्ट्र के 3 स्वरूप निर्धारित हैं, भूमि, जन और जन की संस्कृति। ठीक है, तो पृथ्वी जो है जिस पर हम लोग निवास करते हैं, जो हम लोगों की आधार है, वह हमारी माता है और उस पर निवास करने वाले हम लोग पृथ्वी के सच्चे अर्थों में पुत्र हैं, यही कहा गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। पाठ का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, और लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। राष्ट्र की कल्पना जब पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, तो उस राष्ट्र की कल्पना असंभव, यानी पृथ्वी हो लेकिन मनुष्य उस पर निवास करने वाले मनुष्य नहीं हो, या मनुष्य हो पृथ्वी ना हो, एक दूसरे के पूरक हैं लोग, तो इन दोनों के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन मिलकर के संस्कृति की रचना करते हैं। ठीक है, और जन के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है। दोनों प्रश्न हो गए। अगर आप लोग गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को इसी में मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं पद्यांश पर। तो निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो पद्यांश कितने हैं, 2 पद्यांश है। तो ये नीचे वाला जो है श्रद्धा मनु शीर्षक से अवतरित है, और ऊपर वाला जो है मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास से लिया गया है, जिसका शीर्षक का नाम है पवन दूतिका। ठीक है, तो चलिए इसको बताते हैं हम। जब राधा पवन के माध्यम से श्री कृष्ण जी के पास अपना विरह संदेश भिजवाती हैं, तो वह पवन को साथ में क्या क्या संदेश देती हैं यह कहा गया है। राधा कहती हैं, पूरे पद्यांश का अर्थ हम बताएंगे और आप रेखांकित अंश को देख लीजिएगा, पूरा पद्यांश ही देख लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में परीक्षा में काम आ सकता है आपके। ठीक है, शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताते हैं। राधा कहती हैं कि यदि मार्ग में तुम्हें, हे पवन, यदि मार्ग में तुम्हें कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे तो तुम ऐसा मत उड़ना, यानी ऐसी हवा को मत प्रसारित करना कि उसके वस्त्र जो है विकृत हो जाएं, अर्थात उसके वस्त्र उड़ने लगे, क्योंकि वह लज्जाशील महिला है। और यदि वह श्रमित हो या वह थकी हो तो गोद में ले श्रांति खोना, तो अपनी गोद में उसे ले करके उसकी थकावट को दूर करना। गोद में लेने का मतलब है कि इतनी सुगंधित हवा प्रसारित करना कि उसकी थकावट दूर हो जाए, और इस प्रकार उसकी होठों की और जो उसके कमलवत मुख की मलिनता है, जो थकावट से जो उसके कमल मुख पर मलिनता छा गई है, वह भी दूर हो जाएगी। और फिर आगे रेखांकित अंश है, कहती हैं जब कोई कृषक ललना, यानी कोई किसान की पत्नी थकी हो और खेत में तुम्हें दिख जाए, तो धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसकी थकावन को मिटा देना। ऊपर भी की वही पंक्ति है कि ऐसा प्रसारित होना, ऐसे सुगंधित हवा बहाना कि उसकी थकावट धीरे धीरे मिट जाए। कहते हैं जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, यदि कोई आकाश में बादल छाया हो तो उस बादल को वहां पर ला करके, जहां पर वह भूतांगना, वह स्त्री है, उसके ऊपर उस बादल को ला करके उसके थोड़ी हल्की बारिश करके उसकी थकावट को दूर करना। ऐसा राधा जो है पवन के माध्यम से कहती हैं। देखिए राधा का जो यहाँ परमार्थ का स्वरूप दिखाया गया है। अन्य कवियों की रचना में राधा सिर्फ श्रृंगारिक वर्णन की मात्र छवि दिखाई देती है, राधा के माध्यम से श्रृंगारिक वर्णन होता है, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय की राधा परमार्थ के रूप में प्रतिष्ठित है। कहा भी गया है कि हिंदी में हरिऔध जी सदा रहे सिरमौर, राधा का नवरूप दे रस्में दीन्हो बौर। इन्होंने राधा के एक नए स्वरूप की परिकल्पना की है जो परमार्थ से भरी हुई है। तो ठीक है, कविता का शीर्षक हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। पद्यांश प्रिय प्रवास हमने बता दिया, उसी महाकाव्य का अंश है। कृषक ललना और भूतांगना, भूतांगना का अर्थ होता है स्त्री और कृषक ललना का अर्थ होता है किसान की स्त्री। ठीक है, नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति यही कह रही है कि तेज हवा मत बहना जिससे उसके वस्त्र विकृत ना होने पाए, अपितु तुम शीघ्र और सुगंधित हवा को प्रसारित करके उसकी थकान को मिटाना। ऐसा राधा पवन से कहती हैं। दूसरा श्रद्धा मनु आप लोग देख लीजिएगा। इसमें श्रद्धा यही मनुष्य कहती है कि तुम मुझे अपनाओ और मैं इस तुम्हारे संसार को बढ़ाने में योगदान अपना दूंगी। ठीक है, यही है मूल इसका भाव। तो इसे आप लोग किताब में से देख लीजिएगा। एक गद्यांश हम बताएंगे और एक पद्यांश, एक दूसरा आप लोग किताब से देख लीजिएगा। और ये आप लोगों का काम है।
तो बताते चले आप लोगों को, और आप लोगों को पता ही होगा कि 3 ऑप्शन दिया रहता है गद्य साहित्य से जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने को, और 3 पद्य साहित्य से किसी एक लेखक के बारे में आप लोगों को साहित्यिक परिचय लिखना रहता है। लेकिन साहित्यिक परिचय जो है जीवन परिचय के बिना अधूरा होता है, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। थोड़ा ही जीवन परिचय लिखेंगे संक्षिप्त रूप से, उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखेंगे, ठीक है। आगे है ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश। तो कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार की कहानी है, और पंचलाइट कहानी गोधन और मुनरी की कहानी है। जो गोधन होता है उसे जब वह मुनरी को देख करके सिनेमा का गाना गाता है तो उसे पंचायत से दरखास्त कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब फिर पंचायत के लोग पंचलाइट लेकर के आते हैं तो किसी को जलाना ही नहीं आता है। तो वो जो है क्या है, मुनरी अपनी सहेली से बोलती है, तो फिर लोगों के मन में आता है कि यह हमसे गलती हो गई है। गोधन को बुलाते हैं, गोधन पंचलाइट जला देता है और सभी लोगों में हर्ष और उल्लास का माहौल हो जाता है। रेणु जी की आंचलिक कहानी है, ठीक है। आंचलिक कहानी जब किसी क्षेत्र विशेष को ध्यान में रख करके जो है लिखी जाती है। तो इस तरीके से पंचलाइट कहानी हमने थोड़े ही रूप में पूरी बता दी है, आप लोग उसके सारांश को लिख लीजिएगा। और बहादुर कहानी का उद्देश्य यही, जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं वहाँ नौकर रखते हैं लेकिन नौकरों से अच्छा व्यवहार करना भूल जाते हैं, और वे चकाचौंध में बाहरी दुनिया में खोए रहते हैं। अपनी ऐश्वर्य और अपने जो है बड़प्पन को दिखाने के लिए लोग समाज में ठौस अपनी जमाने के लिए नौकर लाते हैं, लेकिन उसी नौकर से सहानुभूति का भाव रखना भूल जाते हैं। ऐसा बहादुर कहानी का उद्देश्य अमरकांत जी ने प्रकट किया है, ठीक है। देखिए बहादुर कहानी मुझे बड़ी पसंद थी, इतनी मार्मिक कहानी थी कि मैं तो बहुत भावुक हो गया था इसको पढ़ने के बाद। तो हो गया सब, वैसे आप लोग पढ़े ही होंगे, हम निरर्थक ही आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आप लोग मेहनत किए होंगे तो सब कुछ आप लोगों को पता होगा, ठीक है। लेकिन जो भी बच्चे देख रहे हैं वो सब अच्छे से समझ जाएंगे अगर कहानी का कुछ अंश उन्हें पता होगा, ठीक है। चलिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर देखिए, ये आप जिस जिले के हैं उस जिले का एक एक खंड काव्य होता है, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। हम जब पढ़ते थे तो मेरे जिले का मुक्ति यज्ञ खंड काव्य था, महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण इसके अंतर्गत हम लोग को करना था। चलिए अब जल्दी जल्दी से संस्कृत गद्यांश को देखते हैं, ऐसे ही बताते चल रहे हैं हम। ये मदन मोहन मालवीय शीर्षक से लिया गया है। जब मदन मोहन मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का कार्य करने जा रहे थे तो इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा, और लोगों ने इस महान यज्ञ में अधिक मात्रा में धन दिया, और उसी से निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित है। और ऐसा करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि साधारण स्थिति में भी कोई मनुष्य अत्यधिक उत्साह के साथ और अत्यधिक पुरुषार्थ के बल पर असाधारण कार्य करने में सक्षम है। इसके उदाहरण जो है मनीषी मूर्धन्य जी, मदन मोहन मालवीय जी जो मनीषियों में मूर्धन्य स्थान रखते हैं, वह प्रस्तुत हैं। तो इस तरीके से हमने अर्थ देख लिया। देखिए अब आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हम ब्रॉड में क्यों नहीं बता रहे हैं, ऊपर ऊपर से ही हम बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाइएगा, ठीक है। जैसे कि हम देखिए हिंदी नहीं पढ़ते, संस्कृत नहीं पढ़ते चले गए हैं, सिर्फ हिंदी भावार्थ को बताते हुए चल रहे हैं, ताकि मेरा उद्देश्य यही है कि कम समय में लेकिन पूरा का पूरा पेपर हल हो जाए, क्योंकि हिंदी का पेपर थोड़ा विस्तृत होता है, और अगर वीडियो थोड़ी लंबी होती जाएगी तो मुझे पता ही है आप लोग बोर होंगे, बीच में ही छोड़ देंगे। तो चलिए अब फिर दूसरा कौन सा है, जातक कथा से है, तो इसको भी जल्दी जल्दी बता ही देते हैं, छोटा है। उसके बाद हंसराज ने अपनी पुत्री से कहा कि तुम आ करके अपने रुचि के वर को चुन लो, और इसलिए और फिर वह हंस पोतिका जो है उनकी पुत्री थी, वह शकुनी गढ़ों के मध्य आई, और वहाँ पर उसने मड़ियों जैसे गर्दन से सुशोभित चित्रों से सुसज्जित मयूर को देखा, और वह बोली कि अयम में स्वामी को भवत, यही मेरा स्वामी होगा। इस पर मोर जो है गर्व से चूर हो जाता है, और वह कहता है कि अभी तो तुमने मेरा बल देखा ही नहीं है। और फिर वह अत्यंत गर्वित होता है, लेकिन लज्जा को भूल जाता है, और सभा में अपने पंखों को फैला फैला करके नाचने लगता है। लज्जा को वह त्याग देता है। उसके बाद वो हंसराज जो है क्रोधित हो जाते हैं, तो फिर इसको मोर को भगा देते हैं और हंसपोत से अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। यही कहानी है। चलिए अब फिर दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। वेति सजति पदार्थानांतरम को अपि हेतु ना खलु बहिरूपाधीन प्रीत्य संश्रयन्ते। कवि कहते हैं कि जब कोई
चीज एक दूसरे से जुड़ती, यानी दो लोग आपस में जुड़ते हैं, दो लोगों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, तो यह कोई अज्ञात कारण ही है, यानी परमात्मा का बनाया हुआ कोई रहस्य है। यह किसी बाह्य कारक पर निर्भर नहीं करता है। प्रेम किसी बाह्य स्वरूप पर निर्भर नहीं होता। यह परमात्मा की बनाई चीज है और परमात्मा के ही अज्ञात रहस्य से संबंधित है। यानी जैसे विक्षत ही पतंगस्य योदय पुंडरीका, यानी पतंगस्य उदय, जब पुंडरीक यानी कमल का फूल खिलता है, तो सूर्य का जब सूर्य उदित होते हैं तभी कमल का फूल खिलता है। यानी सूर्य और कमल के बीच में जो प्रेम है वह किसी अज्ञात रहस्य पर निर्भर है। आगे है, जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रकांत मणि पिघलती है, यानी चंद्रमा और चंद्रकांत मणि का प्रेम, और सूर्य के उगने पर कमल का खिल उठना, ये सब किसी अज्ञात रहस्य से संबंधित है और किसी बाह्य कारक पर निर्भर नहीं है। इसकी ब्रॉड व्याख्या हो गई, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, जिनका हृदय जो है मृदूनि कुसुमादपि, जो है फूल की तरीके से कोमल है और बाहर से वह वज्र के समान कठोर है। नहीं, कुछ लोग होते हैं कि बाहर से कठोर दिखाई देते लेकिन अंदर से उतने ही अच्छे विचार के होते हैं। मतलब जैसा हम लोग किसी के बारे में ऐसी पहचान बना लेते हैं कि यह बड़े क्रोधी प्रवृत्ति के मनुष्य हैं, डरने लगते हैं, लेकिन अंदर से वह ममता की मूर्ति भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो है उनका हृदय, उनके बारे में किंचित लोग ही जान सकते हैं। वे बड़े रहस्यमयी होते हैं, उनके बारे में किंचित लोग ही जान सकते हैं। और ठीक है, तो उन्हीं लोगों की सुंदरता के बारे में बताया गया। लोकोत्तराणाम, वो लोग जो है इहलोक से पार होते हैं, और उनके चेतांसि कोनो विज्ञातुम अहरसि, उनके चित्त को कोई कोई ही जानने में समर्थ हो सकता है। आइए जल्दी जल्दी अब व्याकरण के प्रश्नों को, यानी मुहावरे और लोकोक्तियों को देखते हैं। 16 मिनट की वीडियो हो गई है। तो किसी एक का अर्थ लिखना है। भीगी बिल्ली बनना, डरना, हाथ पीले करना, लगन होना, शादी होना, दूध का दूध और पानी का पानी, साफ बात प्रकट कर देना, आंख का अंधा, नाम के विपरीत कार्य। आंख का अंधा, नाम नयन सुख, नाम के विपरीत कार्य। वाक्य प्रयोग आप लोग कर लीजिएगा, इतने छोटे बच्चे आप लोग नहीं हैं। रमेश का सही संधि विच्छेद रमाधन ईशा, इत्युक्तम यड़ संधि है, इति धन उक्तम, ठीक है। और उभावपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उभव धन अपि, ठीक है। और दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन। आत्मनि का भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है और नामनी का भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। आत्मन और नामन, यही दो रूप आपके सिलेबस में लगे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई बात नहीं। इस परीक्षा की दृष्टि से, आने वाली परीक्षा की दृष्टि से आप तैयार कर सकते हैं। द्रव और द्रव्य बड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज हो जाती है किसी किसी के लिए, लेकिन द्रव का क्या अर्थ होता है? तरल। और द्रव्य का क्या अर्थ होता है? धन। तो क्या हो जाएगा? आ वाला सही हो जाएगा। ठोस, द्रव, गैस और द्रव्य। तो देखिए वहाँ ठोस द्रव में द्रव का अर्थ होता है तरल और द्रव्य का अर्थ होता है धन। जब हम छोटे थे तो हम अक्सर करके ठोस द्रव्य गैस बोलते थे, लेकिन उसका शुद्ध रूप द्रव होता है। और दवा क्या है? ऊपर गया ये, नहीं उसी का ऑप्शन है, सॉरी। हरि और हर, तो हरि का अर्थ होता है विष्णु जी और हर का अर्थ होता है शंकर जी। हरि हर दोनों लोगों का सम्मिलित रूप है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तात का अर्थ होता है पिता और तात का अर्थ होता है गरम। तीर का अर्थ होता है, एक ए वाला तीर होता है और एक नदी का तीर। और एक कुल का अर्थ होता है कुल यानी संपूर्ण, और एक कुल वंशावली जो होती है, ठीक है। दो अर्थ हो गया। जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो, समतापी। पीने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? पिपाशा, ठीक है। और निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमती है, बुद्धिमान नहीं। कृपया करके नहीं, कृपया मेरे घर पधारिए, ठीक है। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। कानपुर औद्योगिक नगर है। तो ये इसके शुद्ध रूप हो गए। आप लोगों को दो ही करना था, हम चार बता दिए। अब तो आप लोग कर ही लेंगे। श्रृंगार रस, रति स्थाई भाव, जहां पर नायक नायिका के पारस्परिक मिलन का वर्णन। करुण रस, शोक, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अनुप्रास अलंकार, जहां पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति। तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाएं। उपमा अलंकार, जहां पर समान धर्म गुण जाति के आधार पर एक उपमान की उपमेय से समानता बताई जाती हो या उपमेय की उपमान से समानता। मुखमयंक सम मंजू मनोहर, ठीक है। दोहा छंद और सोरठा छंद, इसको आप लोग कर लीजिएगा।
अब दैनिक समाचार पत्र के संपादक ये पत्र है, ये आप लोगों का काम है और निबंध भी आप लोगों का ही काम है। या आप लोग बुक से देख लीजिएगा, सीरीज से देख लीजिएगा, इंटरनेट से देख लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा खुद से। अगर सोने में सुहागा हो जाए अगर आप लोग अपने से निबंध लिखें, थोड़ा बहुत इंटरनेट के माध्यम से मदद लीजिए, लेकिन लिखने का प्रयास खुद से करिए। तो इस तरीके से मित्रों, थोड़े ही शब्दों में हमने बताने का प्रयास किया और संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयास किया, लेकिन संपूर्ण प्रश्न पत्र को बताने का प्रयास किया, संपूर्ण प्रश्न पत्र को हल कराने का प्रयास किया। उड़ंतु नहीं कि ये प्रश्न आया, ये प्रश्न आया, आप लोग देख लीजिएगा, इस तरीके से नहीं किया जाता है। अगर आप प्रश्न पत्र को पूरे ब्रॉड रूप से हल किए रहेंगे तो इससे संबंधित और अगर कोई प्रश्न आ जाएगा बोर्ड की परीक्षा में तो आप लोग फटाफट से तुरंत कर ले जाएंगे। प्रश्न पत्र देखना ही नहीं मतलब होता है, प्रश्न पत्र में हम लोग कितना हल कर ले जा रहे हैं मतलब ये होता है। तो चलिए, इतनी सारी बातें हो गई और अब दीजिए मुझे इजाज़त। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अध्ययन अध्यापन से जुड़े हैं, हिंदी साहित्य से जुड़े हैं, तो आप हमारे चैनल साहित्य एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना बहुमूल्य समय मुझे देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रश्न पत्र में मुझसे कोई त्रुटि हो गई होगी तो उसे क्षमा कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, अब मिलते हैं किसी अगले प्रकरण में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सादर नमस्कार।